जब भी किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट होते हैं में जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इरेगुलर मेंसेस की। हमें पेशेंट की नीड समझनी है कि पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन क्यों चाहिए। सपोज लाइक एग्जांपल, इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लिविंग टुगेदर और उनका इतना फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें वो लोग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ आप हमें इसके बारे में बताएं। डॉक्टर मीनू सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, तो इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है फीमेल हेल्थ और डिजीज़ को लेकर। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे फीमेल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीनेज गर्ल्स के बारे में। जैसे कि बच्चियों के पीरियड शुरू होते हैं, मेनार्की शुरू होती है, तो उस वक्त किस टाइप की समस्याएं हैं और उनका किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बच्चियों को। जब भी किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट होते हैं, आइडियली एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स, उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन ओपीडी में भी हम देखते हैं या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इरेगुलर मेंसेस की या इरेगुलर साइकिल्स। तो इरेगुलर साइकिल्स ये किसी भी टाइप से इरेगुलर हो सकती है। जैसे कि एक होती है डिलेड साइकिल्स। डिलेड मतलब पेशेंट को या बच्ची को जो पीरियड्स आते हैं वो 10 डेज डिलेड या 15 डेज डिलेड, और इट कैन बी इंटरवल कैन बी लॉन्गर, जैसे 1 to 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स भी हो सकता है। और दूसरा एक टाइप की इरेगुलरिटी है, उसमें होते हैं फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, जैसे 15 डेज साइकिल, 20 डेज साइकिल, या फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी खिंच रही है, जैसे शी इज़ ब्लीडिंग फॉर अराउंड 1 मंथ 2 मंथ। तो ये टाइप की जो प्रॉब्लम है ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो देखी जा सकती है वो है पेनफुल पीरियड्स, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जो फ्यू ईयर्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बॉडी भी इतनी अडेप्टेड नहीं होती। अगर हम मेडिकल टर्म में बोले तो उनकी हाइपोथायरॉइड पिट्यूटरी ओवेरियन जो एक्सिस होती है वो मैच्योर नहीं होती, तो इसलिए बहुत टाइप के हार्मोनल इम्बैलेंसेस और चेंजेस अचानक बॉडी में होते हैं। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी है वो लोग भी हमारे पास एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आ सकते हैं। ये मेन प्रॉब्लम्स हैं इस एज ग्रुप की। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई बच्ची अगर इस तरह की समस्याओं से परेशान है तो क्या स्टेप होना चाहिए और कैसे प्रोसीड करना चाहिए? अगर पीरियड्स एक टाइप की रेगुलरिटी पे आ रहे हैं, जैसे 10-15 डेज डिलेड भी आ रहे हैं, तो ये इमेच्योरिटी ऑफ एक्सेस की वजह से हो सकता है। तो उसमें हमें पेशेंट को सिर्फ रीअश्योर, फैमिली मेम्बर्स की काउंसलिंग करनी है कि उसको सपोर्ट दें, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। और अगर इसमें कुछ भी जैसे हमें इंटरवीन कब करना है या फिर हमें एक्शन कब लेना है या ट्रीट कब करना है, तो अगर उसको बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं या फिर उसका जो ब्लीडिंग है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो रही है, तो हमें एक कॉज ढूंढना है। या तो इसमें एक एनाटॉमिकल कॉज जो कि हम इन्वेस्टिगेशन जैसे अल्ट्रासाउंड, कुछ टाइप की सिस्ट होती हैं, ओवेरियन सिस्ट होती हैं, या यूट्राइन लियोमाइमास होते हैं, या फिर कोई भी तरह की जिसको हम आम शब्दों में बोलते हैं कि गांठ है, अगर वो कुछ भी पीरियड प्रॉब्लम कर रही है तो वो हमें ढूंढनी है। या फिर बच्चे के और भी हार्मोनल वर्कअप करना है, जैसे थायराइड का वर्कअप करना है, थायराइड प्रोफाइल, या फिर उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको कोई जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है जो कि अब मैनिफेस्ट हो रहा है। बचपन से लेके आज तक कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं कि वो मैनिफेस्ट हो, और अभी सिर्फ मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, मेनार्की के टाइम पे वो मैनिफेस्ट हुआ है। तो अगर ये एक बेसिक स्क्रीनिंग हम कर लें तो उसके बाद या तो हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर वो पेशेंट की लाइफ को या डेली रूटीन में प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको रीअश्योरेंस और काउंसलिंग के बेसिस पे भी हैंडल कर सकते हैं। ओके। साथ में मुझे लगता है कि बच्चियों में एक अगर मिनोरेजिया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो एनीमिया भी बहुत कॉमनली मिलता है। एडोलेसेंट ग्रुप जो है वो भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल के जो एडोलेसेंट हैं मुझे नहीं लगता कि वो एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट खाते हैं। आजकल सब लोग जंक फूड और बाहर का खाना, ये प्रोसेस्ड फूड, ये सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि लो इन मिनरल्स, विटामिन्स एंड आयरन, बेसिकली आयरन क्वांटिटी एडिक्वेट नहीं होती उसमें। तो अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं, और एक मुझे जो लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे वो टीनेज हो चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर लाइफ में होनी चाहिए, डेली रूटीन, डेली बेसिस पे। तो बच्चे को मोटिवेट करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए और एक बैलेंस डाइट खाने के लिए, और जंक फूड कम से कम ले। इवन पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है कि वो हेल्दी डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि जितने आयरन रिक्वायरमेंट है
खून बनाने के लिए उतना पर्याप्त नहीं मिल पाता खाने से, और ऊपर से ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बच्ची में खून की कमी होना एक बहुत लाजमी सी बात है। मेरी इससे हम अनीमिया प्रिवेंट कर पाएंगे। और अगर अनीमिया हो गया है तो फिर हम उसको सप्लीमेंट जैसे आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देके ट्रीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, जो अमूमन 20 से 45 साल के बीच में हैं। तो डॉक्टर मीनू, जनरली हमने देखा है कि इस एज ग्रुप में कॉमन समस्याएं हैं, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, थायराइड है, तो कुछ आप हमें इसके बारे में बताएं। पीसीओडी या फिर फाइब्रॉइड या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स, ये जनरली जो इसका प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो भी साइकिल रिलेटेड ही है। ओके। हाँ, तो अगर फीमेल आपके पास आएगी कि मुझे कोई भी साइकिल रिलेटेड या इरेगुलर साइकिल, जो कि मैंने पहले भी बताया, दैट कैन बी डिलेड और फ्रीक्वेंट साइकिल्स, या और दैट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स कि बहुत दिन तक 1-2 महीने तक ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में हमें पेशेंट को जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम वही करते हैं कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या ओवरी में कोई ऐसी सिस्ट तो नहीं है जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग या हार्मोन इम्बैलेंस सिस्ट है जो उसको ब्लीडिंग करा रही है, या फिर हम थायराइड पैनल कराते हैं। थायराइड भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ करता है क्योंकि वो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है। अभी आजकल जो रिसेंटली बहुत बड़ी एक चीज़ सुनने के लिए मिल रही है, दैट इज़ पीसीओडी या पीसीओएस, दोनों सेम है। इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसकी भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है कि डिलेड साइकिल होती हैं, डिलेड मेंसेस होती हैं, और पेशेंट हिस्ट्री देता है वेट गेन की, और अगर हम और प्रोब करें तो पेशेंट हिस्ट्री एक्ने, पिंपल्स, वेट गेन, या फिर अनवांटेड फेशियल हेयर्स जो मेल पैटर्न हेयर हम बोलते हैं, उसकी भी कंप्लेन आती है। तो पीसीओडी में क्या है कि अभी मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। पीसीओडी में यही है कि एग नहीं बन पाता ओवरी के अंदर। तो सारे एग जो हैं वो छोटे मतलब एक एग को ग्रो करना होता है और उसको अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, लेकिन सारे एग्स कम्पीट करते हैं आपस में कि हमें बड़ा होना है, पर एक भी एग अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉपर टाइम पे रिलीज नहीं होते, इम्बैलेंस होता है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, और यही इनफर्टिलिटी का कारण भी है। मेरे ख्याल से ये उन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है जो ओवरवेट है, ओबीज हैं। हाँ, इसका कॉज ही है इंक्रीज्ड वेट गेन। आप अपने वेट को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाना। हालांकि इसका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी माना जाता है। अगर आपकी मदर, मासी या सिस्टर को है तो आप इसके लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो, बट लाइफस्टाइल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल के जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे लोग जो भी मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूँ, दे आर नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। कोई भी तरह का योगा, कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग वो लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इससे एक एक्सेसिव वेट गेन या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हमें बढ़ रहे हैं। यही पीसीओडी का भी कारण है। सो कुछ ऐसा प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली वेट को बैलेंस रखना है, एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट खाना है, और एक्टिव रहना है। एक टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमें अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करनी है। और अगर किसी को पीसीओडी डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसमें आगे क्या फर्दर स्टेप्स? अगर पीसीओडी डायग्नोज हो जाता है तो इसमें फर्दर स्टेप्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड है। अगर पेशेंट अनमैरिड है या फिर पेशेंट को अभी कंसीव नहीं करना है तो इसमें हम हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, मतलब एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स जब तक आप हार्मोनल पिल्स या फिर किसी भी टाइप का टैबलेट्स फॉर्म में आप मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे इसको, तो उसमें एक लंबा सेशन होता है। 4 to 6 मंथ्स इसको लगते हैं ठीक होने में या फिर असर आने में। और अगर पेशेंट को कंसीव करना है तो हम फिर उस डायरेक्शन में जाएंगे कि जो एग्स मैच्योर नहीं है तो हम उनको मैच्योर करने के ये हमारा टारगेट होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि लाइक फीमेल्स हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, साथ साथ में आप देखो कि एक माइग्रेन की प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में। तो अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी यंग फीमेल्स में माइग्रेन प्रेस्पिरेट होते हैं, बहुत सीवियर माइग्रेन्स होते हैं, और हार्मोनल पिल्स भी चल रही हैं, वो भी ज़रूरी हैं। तो ऐसे में क्या हम मिडवे निकाल सकते हैं कि उसका माइग्रेन भी कंट्रोल रहे और हार्मोन भी बैलेंस रहे? ऐसा कुछ मेथड है? अगर वो हार्मोनल जो पिल्स ले रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ले रहे हैं तो फिर वी कैन ऑलवेज गो फॉर अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ, और वो भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन
मतलब पेशेंट की नीड्स पे डिपेंड करता है, उसको बर्थ गैपिंग के लिए चाहिए या फिर परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन चाहिए, उस Other पर methods भी डिपेंड use कर करता है। हाँ, अदर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लो डोज पिल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी जो हमारे पास Non-hormonal। 4th जनरेशन ड्रग्स आए हैं अच्छा। जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का कंपोनेंट, जो 4th जनरेशन Fourth ड्रग्स generation हैं जो मेटाबॉलिक और जो मतलब सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स को बहुत कम कम करता करते है, वो यूज़ कर सकते हैं हम। डॉक्टर मीनू, मेरा अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन बहुत तरीके से होता है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, टेबूज भी हैं, फीमेल जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो एक जनरल आउटलुक या एक जनरल मैसेज या एक मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली हमें पेशेंट को सारे ऑप्शंस देने हैं और Okay। हमें पेशेंट की नीड समझनी है कि पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन क्यों चाहिए। अगर सपोज लाइक एग्जांपल, इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लिविंग टुगेदर, वो मतलब हस्बैंड कहीं बाहर काम करता है और उनका इतना फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें वो लोग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। फीमेल नीड नॉट बी यूजिंग दोज हार्मोन्स इन हर बॉडी, है ना, जो कि साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेंगे। हाँ जी। और अगर उनको बर्थ गैपिंग करनी है, 2 बच्चों के बीच में गैप रखना है, तो फिर वो लोग जा सकते हैं, हार्मोनल पिल्स के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी, इसके लिए भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। अभी इसके बारे में मिथ ऐसे हैं कि सपोज कोई रिसेंटली मैरिड है और उनको फ्यू इयर्स तक कंसीव नहीं करना है, वो लोग सोचते हैं कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन की नीड नहीं है। ओके। हाँ, तो एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। Okay। कॉन्ट्रासेप्शन की नीड है बिकॉज accidentally if you conceive and if you're trying to do a medical termination of pregnancy either by medical tablets or because of DNC surgical procedure करके, तो it is sure it is going to affect your later fertility or pregnancy। बिल्कुल सही बात है। तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन की नीड है। दूसरी चीज़, लोग समझते हैं कि अगर हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लिया, हार्मोनल पिल्स ले ली, तो ये हमें परमानेंटली मतलब स्टेराइल कर देगा। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। एज सुन एज यू स्टॉप यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल यू आर फर्टाइल। एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आमतौर पे धारणा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या डीएनसी एक ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्शन का। ऐसा नहीं है। ये डेफिनेटली डीएनसी हो चाहे बच्चा गिराने का मेडिकल टर्मिनेशन दवाइयों के द्वारा किया जाता है, डेफिनेटली फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है आगे भी जाके। तो कॉन्ट्रासेप्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन टर्मिनेशन, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो एक बहुत अच्छी बात आज हमारे सामने आई कि ना सोचें कि हो जाएगा तो साफ सफाई करा देंगे, गिरा देंगे या दवाई खा लेंगे। उससे आगे आने वाले टाइम में जो फर्टिलिटी होगी फीमेल की गर्भधारण की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर मीनू आपसे प्रेगनेंसी के बारे में। जब प्रेगनेंसी होती है उसमें फीमेल को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ट्राइमेस्टर वाइज, और क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आप देखती हैं आजकल प्रेग्नेंट फीमेल्स में आ रही हैं, उसके बारे में कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम उन प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिलीवरी के बारे में, और डिलीवरी के बाद में काफ़ी फेस करता हूँ इस तरह की प्रॉब्लम, पोस्टमार्टम साइकोसिस, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो इन सब के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। जब एक फ़ीमेल कंसीव करती है, तो जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने, इसमें उस फीमेल की बॉडी में बहुत बहुत हार्मोन्स का एक बॉम्बार्डमेंट होता है, न्यू हार्मोन्स मिलते हैं उसको सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम अपनी ओपीडी में देखते हैं वो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इससे वो फीमेल्स इतना परेशान होती हैं। मैंने ऐसी फीमेल्स देखे हैं जिन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और इस चीज़ के लिए वो इतना परेशान हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वॉमिटिंग की मेडिसिन लेना या इसको ट्रीट करना ये ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ हमारे पास उस वॉमिटिंग के लिए इतने अच्छे मेडिसिन और इतना अच्छा उनको जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, प्रोटीन रिच, उतना ज़्यादा प्रोटीन रिच मील नहीं लेना है जो कि डाइजेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम करे, ईजिली डाइजेस्टिबल फूड खाने हैं और लिक्विड ज़्यादा इंटेक करने हैं। तो सिर्फ इस काउंसलिंग से और थोड़े से ट्रीटमेंट से नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी का हम लोग 90 to 100% पेशेंट मेरे नेक्स्ट विजिट में हमेशा इतना फ्रीली और इतना खुश होके आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जनरली एक धारणा है कि प्रेगनेंसी में कम से कम दवाई लेनी चाहिए। तो ये जो मैडम ने बताया एक नेचुरल ये मेथड्स हैं जिसके द्वारा ये उल्टियाँ और जो प्रेगनेंसी में जो ये नॉजिया वॉमिटिंग है इसे कंट्रोल करा जा सकता है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव या होम रेमेडी भी आपको लगता है, आपका अपना एक्सपीरियंस है जो काम करती है ऐसी
केसेस में? होम रेमेडी में बस इतना ही है कि आपको जो फूड पसंद है आप, या आपको जो स्मेल पसंद है आप वो करिए। Right. या फिर एक जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ भी है वो जिंजर टैबलेट्स। ओके। अदरक की गोलियाँ घरेलू उपचार है जिसे वो मुंह में रख सकती हैं, उससे टेंडेंसी वॉमिटिंग की, नोजिया कम की हो जाएगी। बहुत अच्छा। और जो आपको ट्रिगर कर रहा है वॉमिटिंग, उस फूड के सामने मत जाइए, वो उसे मत खाइए। सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल को वही खाना दें जो उसे पसंद हो, जो उसे पसंद ना हो वो खाना नहीं देना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो मैम जरा बताइए हमारे दर्शकों को किस महीने से किस महीने तक हम लोग? 3rd मंथ से लेके 7 मंथ की स्टार्टिंग तक हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। हाँ, तो इसमें जनरली ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कंफर्टेबली अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर काट लेते हैं, क्योंकि जो भी उसने नोजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इनएडिक्वेट स्लीप, लैक ऑफ स्लीप भी होता है, एंजाइटी और जो मूड चेंजेस उसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए थे वो बैलेंस होने लगते हैं। या तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है और जो HCG हार्मोन जो ये सारी चीजों को कॉज करता है वो सेटल हो जाता है। मेरे ख्याल से यूट्रस सिम्पटम्स भी काफी हद तक सेटल हो जाते हैं, बहुत सेटल हो जाते हैं। यूट्रस भी पेल्विक ऑर्गन से एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाती है, तो इससे बहुत सारी चीजें सेटल होने लग जाती हैं। तो यूजुअली अच्छे से कट जाता है फीमेल्स का। लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा खास ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज एबनॉर्मल, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग और स्पॉटिंग इज एबनॉर्मल, और एनी टाइप ऑफ माइल्ड पेन है पेट में नीचे की तरफ तो वो ठीक है, अगर सीवियर पेन है तो वो एबनॉर्मल है। दूसरा, हमें अपने सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से लेने हैं, और ताकि हम अनीमिया, जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो सफ़र ना करें बाद में। और इसमें आपको एंटीनेटल चेकअप्स, लेवल 2 स्कैन 5th मंथ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंटीनेटल चेकअप है जो आपको करना है। अगर आप लेवल 2 मिस करेंगे तो उसमें जो हम एनॉमली स्कैन बेबी का नहीं कर पाएंगे, वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। और 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में? 3rd ट्राइमेस्टर में फ्रॉम 7 मंथ टू 9 कंप्लीटेड मंथ होता है ये। तो अराउंड 8 मंथ में हम एक ग्रोथ स्कैन करते हैं बेबी का। सिंस कुछ फीमेल्स और कुछ टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फीवर हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, कुछ टाइप की चीज़ें होती हैं जो प्री टर्म लेबर को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों का, अगर हम रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फीटल मूवमेंट कैसे देखने हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, अगर 8th मंथ में हमें लीकिंग पीवी हो रहा है या फिर पेन स्टार्ट हो रहा है, लेबर पेन, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं ट्रीटमेंट के ज़रिए, या हमें डिलीवरी करानी है। 8th मंथ के बाद यूजुअली 2 वीकली चेकअप या 15 डेज पे चेकअप हमें कराना चाहिए। हाँ, और जब लास्ट में जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही होती है, उस हाफ में तो आपको एवरी 7 डेज चेकअप जाना चाहिए। एक चीज़ और, एज अ फिजिशियन और आई एम डूइंग नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी ऑल्सो, तो एक समस्या और मैं फेस करता हूँ कि 3rd ट्राइमेस्टर में डिस्निया एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अब डिस्निया मतलब सांस फूलना, तो एक बहुत आम समस्या है जिसके लिए मेरे पास पेशेंट्स रेफ़र होके आते हैं, इको के लिए आते हैं पेशेंट्स, फीमेल्स को भेजा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो हमें समझना है कि सांस फूलना नॉर्मल भी हो सकता है 3rd ट्राइमेस्टर में, और बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर अत्यधिक सांस फूल रहा है तो इको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्सर डॉक्टर जनरली भेज देते हैं इको के लिए, लेकिन अगर नहीं भी भेजे तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि इको जरूर करा लें, क्योंकि क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में 7 से 9 महीने के बीच में ही सामने आती है, फर्स्ट टाइम खासकर पहली प्रेगनेंसी में, जैसे कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। पहले कोई लक्षण नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी उस समय उसका सांस फूलना, घबराहट होना, लेटने में सांस ना आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कार्डियोमायोपैथी मतलब दिल का कमज़ोर होना, दिल का फैल जाना। कुछ एक प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से दिल फैल जाता है, और वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है उस समय वो लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, सूजन होना या सांस फूलना, घबराहट होना। तीसरा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, हालांकि वो एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, वो हम अलग से बात करेंगे मैम से किसी दिन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी है एक फिजिशियन का इंटरवेंशन या कार्डियोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये चीज़ें ओवरलुक करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा डिलीवरी के वक्त दिक्कतें आती हैं, जब उसका ऑपरेशन हो रहा है और या फिर उसकी डिलीवरी हो रही है तो उस समय हार्ट पे लोड पड़ेगा और हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिलीवरी के वक्त अगर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने हैं तो ज़रूरी है 7 to 9 मंथ जब होते हैं और कोई भी इस तरह का लक्षण अगर फीमेल को आ रहा है तो एक इको जरूर कराएं, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर मैं 100 फीमेल्स की अल्ट्रासाउंड करता हूँ प्रेग्नेंट फीमेल्स के,
तो एटलीस्ट बीमारियाँ 30% मिल जाती हैं, या तो कार्डियोमायोपैथी के फॉर्म में मिलेगी या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, क्या होता है, एनीमिया है तो वो चीज़ें और प्रेसिपिटेट कर और जो है एक्सग्रेट कर जाती हैं। तो बेटर है कि डॉक्टर के और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है, वो जान के लिए डिलीवरी के वक्त वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए इको एक बहुत ज़रूरी है, खासकर बड़ी सिटीज़ में अवेयरनेस है, एक हर एक प्रेग्नेंट फीमेल का कराते हैं। इको एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है, कोई साइड इफेक्ट ना माँ और ना बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं होता। तो एक इको तो मेरे ख्याल से एक रूटीन है प्रैक्टिस। अगर हमें हिस्ट्री बेसिस पे थोड़ा भी पेशेंट अपनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या कुछ भी ऐसा कार्डियक सिम्टम, बहुत उसको पैल्पिटेशन फील हो रहे हैं, बहुत उसको एंजाइटी होती है या उसको सांस फूलता है, इस टाइप की कोई भी कंप्लेन कर रहा है तो हमें कराना चाहिए। तीसरा सवाल है मेरा डॉक्टर मीनू आपसे, ड्यूरिंग चाइल्ड ईयर बियरिंग एज, और आजकल जैसे हमारे समाज में वर्किंग फीमेल्स की एक मतलब आप देखिए एक टेंडेंसी बढ़ रही है, फीमेल्स ज़्यादा वर्किंग हैं, तो वो अपने वर्क का, अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का कैसे बैलेंस बनाए? सर आंसर भी इसी में है, मुझे लगता है कि एक बैलेंस लाइफ जीनी है। राइट। हमें अगर हम हर चीज़ को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए 24 आवर्स भी बहुत ज़्यादा इनफ है हमारे लिए। बहुत ही अच्छा। अगर हम पहले तो हमें अपने लिए कभी भी इनएडिक्वेट स्लीप या लैक ऑफ स्लीप इस वाली स्टेज में हमें नहीं जाना है, क्योंकि अगर हमें अपना कभी भी दिन की शुरुआत करनी है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लिए, ज़्यादातर फीमेल्स जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो प्रॉपर स्लीप ले ही नहीं पाती हैं, बट स्टिल हम लोग मैनेज उसको कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर स्लीप ली है तो हम अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना नेक्स्ट डे किसी भी वर्किंग फीमेल को जो थोड़ा करियर ओरिएंटेड है, उनको अगर मैनेज करना है तो मैं बार बार वही कहूँगी कि उनको अर्ली मॉर्निंग उठ के कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। वो उनको फिजिकल एक्टिव वो लोग इतना हो जाएंगे और उनका मेंटली एक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाती है। मतलब उनका शरीर तो स्वस्थ होता ही है, उनका दिमाग भी शार्प हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है। जो हैप्पी हार्मोन से वो रिलीज होते हैं। अगर आप अच्छी अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है हैप्पी हार्मोन्स। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप इतने खुश रहते हो, आप अपने काम समय से, आपकी डेडलाइन से पहले खत्म करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं हर फीमेल, मेरी ओपीडी में किसी भी एज ग्रुप में कोई भी फीमेल आती है तो मैं यही बताती हूँ कि आपकी 50% समस्या अगर आप सुबह को एक वॉक स्टार्ट कर दे तो आप 50% लेस कंप्लेन से आओगे नेक्स्ट टाइम मेरे पास। बिल्कुल। उनका जो भी इंडाइजेशन या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है वो सब, क्योंकि आप अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, आपको प्यास लगेगी। तो अगर आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप और 8 आवर्स अपना जैसे आधा घंटा हो गया फिजिकल एक्टिविटी, 2-3 घंटे हो गए घर के जो भी आपको काम करने पड़ते हैं, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स, और 8 आवर्स अपना एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप अपना काम करो, तो ये 24 आवर्स आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। डॉक्टर मीनू, आप गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है आज आपसे बात करके कि यू कैन बी अ गुड फीमेल लाइफ कोच। सर मैं अपने ओपीडी पेशेंट्स को, मतलब जो लोग एंजाइटी और इन बहुत ज़्यादा होपलेस होके आती हैं कुछ फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 38, 39, 40 ईयर्स, मैं हमेशा उनके हस्बैंड्स को पहले बाहर बिठा के पहले उनकी कोचिंग देती हूँ उनको, क्योंकि वो लोग इतना हेजिटेंट होते हैं। ये जो आज हमने बात करी कि बहुत कॉमन समस्या है और हर चीज़ का इलाज दवाइयाँ नहीं होती। मैडम ने जैसे बताया, अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली, दिनचर्या ठीक करें, उससे 50% समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। दूसरा मुझे लगता है कि देखिए, फीमेल होम मेकर होती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीमेल को एक तरह से देवी की तरह देखा गया है, गृह लक्ष्मी की तरह देखा गया है। तो बहुत ज़रूरी है फीमेल हेल्थ के बारे में, और ख़ासकर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जहाँ अगर हस्बैंड है और बच्चे हैं, वहाँ फीमेल इग्नोर्ड हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फीमेल अपने ऊपर भी ध्यान दे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा रखे और अपनी खुशी के लिए, जैसे कहा कि अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। डॉक्टर मीनू, हमारा तीसरा जो सेक्शन है वो है एल्डरली फीमेल्स के बारे में। एल्डरली फीमेल्स अगर हम बात करें तो 50+, तो इन फीमेल्स की अलग सेट्स ऑफ प्रॉब्लम है ना। लाइक बोन वीक हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। दूसरा, पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं, जब हार्मोन विड्रॉ होते हैं तो उसके अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। तीसरा, दे आर प्रोन फॉर कैंसर्स ऑल्सो, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, क्योंकि फीमेल का जब उसे एक आम उसमें माना गया ना कि ढलती उम्र में एक फीमेल थोड़ा सा अस्वाद में और डिप्रेशन में चली जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए और हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए।
जिसको हम मेनोपॉजल एज बोलते हैं, 45 टू आफ्टर 45 और अराउंड 50, एवरेज अराउंड 50। ये जो मेनोपॉज होता है इट इज़ लाइक पीरियड्स 1 साल तक बंद हो जाते हैं, तब मेनोपॉज माना जाता है। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं, फीमेल हार्मोन्स जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स हैं, मेजर हार्मोन्स ये दोनों ही हैं, तो ये बॉडी से धीरे धीरे विड्रॉ हो रहे हैं, है ना। तो शी इज़ गेटिंग ओल्ड। तो जब ये हार्मोन्स विड्रॉ होते हैं तो उसकी जो बहुत सारे इसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है हॉट फ्लैशेस। जैसे उनको कभी भी पसीने आगे गर्मी लगेगी और नेक्स्ट मोमेंट उनको शिवरिंग हो जाती है। ये बहुत कॉमन फीमेल्स मेरे पास आती है पीएमएस लेके, हॉट फ्लैशेस लेके, और घर वाले घबरा रहे थे पसीने आ रहे तो हार्ट डिजीज तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। और एक इसी के साथ एसोसिएटेड है नाइट स्वेट्स। हाँ, दे फाइंड इट डिफिकल्ट फॉलिंग अस्लीप, तो उनको सोने में दिक्कत होती है। उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो कभी गुस्सा करेंगे और कभी बहुत अच्छे मूड में होंगे। उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, जैसे हम बोलें कि वो लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, उनको वो किसी भी छोटी सी बात को सुन के होपलेस हो जाएंगे। उनके सामने अगर आप कुछ भी ऐसी सिचुएशन, छोटी सी सिचुएशन घर में भी हो, कोई डिसीजन मेकिंग, तो वो थोड़े होपलेस हो जाएंगे, उसको कर नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो कितने कंफ्यूज्ड हैं, बट दीज आर रियल हार्मोन रिलेटेड चेंजेस जो हो रहे हैं। उसमें हमें उनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रीएश्योरेंस देनी है। हर चीज़ के लिए हमें उनको पिल्स ट्रीटमेंट नहीं देने हैं। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छे तरीके से चल रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट करें, उनको काउंसिल करें, उनको भी अपना मी टाइम चाहिए, उनको उनके ऊपर से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो ताकि वो अपने बारे में सोचें। और अगर ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं या फिर उनको उनकी लाइफ को अफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट या थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर मीनू, एक बात बताइए मेरे को, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या स्टेटस है इंडिया में और कहाँ स्टैंड करते हैं, किन फीमेल्स में हमें कंसीडर करनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एक्चुअली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें उन फीमेल्स में कंसिडर करनी चाहिए जिनको ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। अच्छा, इन सिम्टम्स में एक बोन्स वीक हो जाना भी है, ऑस्टियोपोरोसिस, और एक है कि रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। डेफिनेटली जब ये हार्मोन्स विड्रॉ होते हैं तो फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ की, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो मेरे ख्याल से इक्वलेंट टू मेल्स हो जाते हैं, इवन ज़्यादा भी हो जाते हैं, कहीं स्टडीज ऐसी हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हमें एक छोटी सी स्क्रीनिंग करनी होती है कि हम किसी भी जेनाइटल मैलिग्नेंसी को एक छोटी सी स्क्रीनिंग करनी होती है कि हम उससे ना डील कर रहे हों। उसके बाद हम एक लो डोज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं उन फीमेल्स के लिए जो कि ट्रीटमेंट के लिए हैं, आई मीन जिनकी ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज काउंसलिंग और रीअश्योरेंस से भी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लाइफस्टाइल डाइट, अगेन फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, कैल्शियम रिच, आयरन रिच डाइट, विटामिन D3 और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी हम उनको दे सकते हैं। एंड दे आल्सो हैव टू कीप देयर वेट इन कंट्रोल टू अवॉइड रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स लेटर। इवन वेट का तो मेरा एक अपने दर्शकों से सुझाव भी है कि हर एक एज ग्रुप में, चाहे वो बच्ची है, चाहे चाइल्ड बेयरिंग एज है, चाहे वो एल्डरली फीमेल है, वेट मेंटेन रखना है BMI के हिसाब से। क्योंकि जितना वेट ज़्यादा होगा उसमें आप मान के चलिए नॉर्मल प्रॉब्लम दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। वेट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडियन सोसाइटी में, फीमेल्स के साथ तो खासकर। तो एक वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ वो कोई दवाई से नहीं कंट्रोल होना, उसके लिए लाइफस्टाइल ही बेस्ट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। तीसरा, अगर हम बात करें डॉक्टर मीनू, इस एज ग्रुप में कैंसर्स, खासकर सर्वाइकल कैंसर या जेनरल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स कॉमन हैं। एक तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या लक्षण हो सकते हैं इस तरह के कैंसर्स के। दूसरा, वही बात आती है कि फीमेल्स के साथ टैबू, इनहिबिशंस इतने ज़्यादा हैं कि वो शेयर नहीं कर पाती। एक चीज़ जैसे हम पता है कि कैंसर्स का इलाज, इवन क्योर संभव है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं। अगर वो लेटर स्टेज में हो जाते हैं तो वो जानलेवा बन जाते हैं। ऑब्वियसली अगर स्टेज ज़्यादा होगी तो अच्छा, ये जो खासकर फीमेल में जो कैंसर्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हैं या फिर जेनिटल कैंसर्स हैं, यूट्राइन है, सर्वाइकल है, ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में पता चलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेबूज एंड एजुकेशन की भी कमी है, इलिटरेसी भी है, टेबूज भी हैं, इनहिबिशंस भी हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ इनके लक्षण से आप हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे एक फीमेल को शक कर सकती है कि हाँ उसे इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो रही है, ताकि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए, जल्दी जल्दी इलाज हो
और जिससे वो कैंसर जड़ से भी ख़त्म हो सकता है अगर वो टाइम से पता चल जाए। सर जो ये जो भी टाइप का कैंसर, कोई जेनाइटल कह लीजिए या ब्रेस्ट कैंसर कह लीजिए, इन कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में होती है, अगर एक हेल्दी फीमेल है और कोई भी चीज़ उसके अंदर स्टार्ट हो रही है, हमारी बॉडी हमें ज़रूर इंडिकेट करती है। कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में ज़रूर होंगे, या तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि जनरल कोई सिम्टम होगा, या फिर हम सिर्फ एक कंसल्टेशन ही लेनी है हमें गायनोकोलॉजिस्ट या फिजिशियन या जो भी है, ताकि हम उस चीज़ के लिए स्क्रीन कर लें। स्क्रीनिंग प्रोसीजर जितने भी कैंसर्स के लिए हैं वो बहुत ही मतलब उनका पर्पस ही ये है कि एक स्क्रीन हो जाए। अगर वो स्क्रीनिंग नेगेटिव आती है तो आप उस थॉट से उन चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। हाँ, जैसे अगर मेनोपॉज के बाद किसी को भी कोई भी स्पॉटिंग पीवी या ब्लीडिंग पीवी आ रही है तो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ डेंजर साइन। हाँ, मैंने बहुत फीमेल्स देखी हैं जो कहते हैं कि 2 साल तक पीरियड रुक गए, फिर तो ऐसे आते रहते थे। उनकी जब भी मैंने बायोप्सी भेजी है हमेशा कैंसर आता है। हाँ, और एक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, एक छोटा सा पैप्समियर साइटोलॉजी या फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ही करनी है, जो कि एक ओपीडी 2 मिनट्स का प्रोसीजर है। लेकिन इससे हम बहुत सारी स्क्रीनिंग, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं बाद में। जैसे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी हमें 5 इयर्स या 3 ईयरली पैप्समियर और 5 ईयरली लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करनी पड़ती है, तो हम इतना टाइम तो अपनी हेल्थ को दे ही सकते हैं। आई थिंक हमें कुछ एज के बाद 45 के बाद एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए भी जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए एक मेमोग्राफी भी एक ज़रूरी है। हाँ, मेमोग्राफी एक बेसिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आपके क्लिनिशियन को डाउट हो रहा है या फिर आपको कुछ भी सिम्टम, ब्रेस्ट पेन या कोई भी स्वेलिंग या गांठ टाइप की कुछ फीलिंग आ रही है या आपकी हिस्ट्री है इस टाइप की, फैमिली हिस्ट्री, हाँ, तो फिर आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। हाँ, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी हमें पढ़ाई गई है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। वो अपने किसी भी आप अपने डॉक्टर से, अपनी लेडी डॉक्टर से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी पढ़ी लिखी फीमेल्स हैं, जो भी एजुकेटेड हैं, जो मोबाइल यूज़ करती हैं, वो यूट्यूब पे देख सकती है हाउ टू एग्जामिन देयर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से कोई भी अगर किसी की भी गांठ ब्रेस्ट में डेवलप हो रही है तो वो पकड़ में आ सकती है, ताकि उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और उसका इलाज संभव हो। हम अपने ओपीडी में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी फीमेल कोई भी गायनेकोलॉजिकल पेशेंट आती है तो मैं उनको हमेशा एक पैप्समियर स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर मोटिवेट करती हूँ। मतलब जिसमें कोई सिम्टम भी नहीं है, पर एक रूटीन स्क्रीनिंग जो गवर्नमेंट से हमें एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उसके लिए हम ज़रूर मोटिवेट करते हैं। तो अगर हम सब उस चीज़ को अवेयर रहेंगे, और पेशेंट्स कराते भी हैं, अभी अवेयरनेस अच्छी है। तो डॉक्टर मीनू, इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हुए टेक होम मैसेज क्या है, या कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को देनी चाहेंगे, फीमेल्स को हर एक एज ग्रुप में, जो हमने डिस्कस करे हैं? टीनेजर जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही छोटे से टिप्स हैं। अगर आपको कुछ भी गायनेक रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कुछ भी छोटी मोटी समस्या आ रही है तो डिस्कस इट, ताकि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट की तो आपकी हेल्प हो पाए, आप उसको छुपाओ मत, ट्राई टू टॉक अबाउट इट। दूसरी चीज़ जो मुझे बोलना है कि आपको एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेनी है, ताकि आपकी ग्रोइंग एज में आपके अंदर किसी भी टाइप की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। जो आपका अभी ग्रोइंग एज में आपकी बॉडी, अगर आप उसको अच्छा बैलेंस्ड हेल्दी रखेंगे तो जो आपके आगे काम करने वाले ईयर्स हैं 20 to 45 ईयर्स, वो बहुत अच्छे निकलेंगे आपके। तीसरी चीज़, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, हाइजीन पे। जो यंग विमेन हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज है, उनके लिए जो मैसेज है, अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो। आपको बहुत सारा काम करना है, घर में भी करना है, और अगर आप वर्किंग है तो बाहर भी उतना ही काम करना है आपको। तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, अपने डे को प्लान करो। अगर आप अनप्लान्ड रहेंगे तो आप काम तो उतना ही करेंगे, लेकिन आप मेंटल स्ट्रेस के साथ करेंगे। अगर आप प्लान्ड रहेंगे तो भी आप उतना ही काम करेंगे, लेकिन आप बहुत हैप्पी होके करेंगे। और एल्डरली फीमेल्स के बारे में? एल्डरली फीमेल्स के लिए अपनी बोन हेल्थ और हार्ट हेल्थ का ख्याल रखें, और आपको भी फिट और एक्टिव रहना है। कैंसर स्क्रीनिंग या एक एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर जाना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हेल्थ किसी एज ग्रुप के लिए लिमिटेड नहीं है। फीमेल हेल्थ बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एज की अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग उसमें हमें ध्यान रखना है, बीमारी अलग अलग हैं। तो ये कंटिन्यूड प्रोसेस है, अवेयर रहेंगे
और साथ में अपने डॉक्टर से टाइम टाइम पे जब भी आपको कुछ लगता है तो अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से मिलते रहें, सलाह लेते रहें। थैंक यू डॉक्टर मीनू आज के लिए। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में इसे शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि फीमेल्स को एक बहुत अच्छी जानकारी अपने स्वास्थ्य के बारे में, खुद के बारे में, अपनी बेटी के बारे में और अपनी बुजुर्ग महिलाओं के बारे में मिल सकती है। धन्यवाद।